हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल वन। आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एंड फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक जर्नली एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में आता है, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्टिंग विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, गार्नर कहते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉन्शियसली प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो अडॉप्ट और फॉर्मुलेट किया जाता है थ्रू डेलिबरेट एक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये फाइनाइट होता है, ये फिक्स्ड होता है। इसमें गवर्नमेंट की पावर्स, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके फंक्शंस, इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स, ये सब जो है ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होती है। ठीक है, ये सुप्रीम होता है। ये यूजुअली जो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिजिड होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट एम्बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द स्टेट, इट एंजॉयज अ प्लेस ऑफ सुप्रीमेसी, द गवर्नमेंट इज़ फुली बाउंड बाय इट्स प्रोविजन। ये गवर्नमेंट जो होती है हमारी, ये बाउंड होती है टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, written constitution can be amended only in accordance with settled process of amendment written in the constitution itself। amendment का जो procedure होता है written constitution को amend करने के लिए, ये भी constitution में ही दिया होता है। जैसे कि हमारे constitution में, इंडियन constitution में आर्टिकल 368 दिया हुआ है to amend the constitution। usually this type of constitution, that is written constitution, is rigid in nature। ठीक है, coming to the countries who have written constitution, these are some of the examples like Indian constitution, USA का constitution, Germany, Japan, Canada, France, Switzerland and other countries, they have written constitution। Okay, then coming on to unwritten constitution, unlike written constitution, unwritten constitution is the one which is neither drafted nor enacted by a constituent assembly, and it is not even written in the form of a book। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, हम हिस्टोरिकल चार्टर्स, लॉज एंड कन्वेंशन से डिराइव करते हैं। ये एक स्लो और ग्रेजुअल इवोल्यूशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन है बिकॉज इनके जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक डॉक्यूमेंट में एक जगह पे नहीं दिए हुए हैं। ये जो है सेवरल स्टैट्यूट्स जो है इनैक्ट करे गए हैं, जिनके अंदर इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। कोर्ट डिसीजंस पे बेस्ड है, ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस एंड यूजेजेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। बट एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज़ वाई वी कैरेक्टराइज द यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन एज अनरिटन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी ईजीली अमेंडेड। प्रोसीजर जो होता है अमेंडमेंट का वो ईजी होता है, थ्रू सिंपल मेजॉरिटी ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें जो पार्लियामेंट होता है वो सॉवरेन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? ये डायनेमिक होता है, इसके पास एबिलिटी होती है टू चेंज ईजिली इन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द सोसाइटी। ठीक है, फ्लेक्सिबल, हम फिर कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल भी होता है, कीप्स ऑन डेवलपिंग विद द टाइम, अप टू डेट रहता है। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट में चेंजेस होते हैं, वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, एमरजेंसीज में हेल्पफुल होता है बिकॉज हम क्विकली इसको अमेंड कर सकते हैं थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, बट इसके डीमेरिट्स क्या क्या होंगे? इंस्टेबिलिटी रहेगी, जैसे कि बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी अकॉर्डिंग बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी रहती है, इंस्टेबिलिटी रहती है। ठीक है,
जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द गवर्नमेंट इन पावर टू गिव इट अ डिज़ायर्ड ड्रेस एंड कंटेंट। जो गवर्नमेंट पावर में आएगी वो अपने अकॉर्डेंस में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी, ठीक है। फेडरेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक अनडिज़ायरेबल चेंज लाता है कॉन्स्टिट्यूशन में by the federal government or by the governments of federating units. Okay, now coming on to rigid constitution as opposed to flexible constitution. rigid constitution वो होता है जो easily amend नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका amend करने के लिए जो होता है प्रोसीजर थोड़ा टफ होता है। जो मेजॉरिटी होती है वो ह्यूज नंबर में होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सिंपल मेजॉरिटी। सिर्फ 50% मेजॉरिटी से नहीं हो सकता है ये पास, ठीक है। यूजुअली 3/4 या 2/3 मेजॉरिटी हमें चाहिए होती है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम बेसिक विल ऑफ द सोवरेन पीपल बोलते हैं। दैट इज़ वाई इट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल प्रोसीजर। स्पेशल प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही गिवन होता है, ठीक है, which requires the passing of the amendment proposed by a big majority of votes, ठीक है, which is followed by ratification by the people in the referendum. Hence we can say कि rigid constitution जो है easily हम amend नहीं कर सकते हैं, इसके लिए big majority चाहिए होती है। ये sovereign will of the people को दिखाता है constitution, and इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो constitution है वो rigid रहे, ताकि कोई भी पार्टी जो है पावर में आए तो वो अपने विल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सके। तो अब इसके मेरिट्स क्या क्या हो गए। इट मेंटेन्स अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेबिलिटी रहती है, कंटिन्यूटी रहती है। इट कैन नॉट बिकम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टी एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ स्टेट। पार्टी इसको अपने हिसाब से जो है चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। बट इसके डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। ये डायनेमिक नहीं होता है, इट फेल्स टू कीप पेस विद द फास्ट चेंजिंग सोशल एनवायरनमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारे को हिंडर करता है इन द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इट इज़ यूजुअली डिज़ायरेबल कि हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो हमारा जो हो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी ना हो, ज़्यादा रिजिड भी ना हो, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक सोर्स ऑफ कंजर्वेटिवनेस होता है। वो ओल्ड हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली इट कैन नॉट कीप पेस विद द टाइम्स। Coming on to the unitary constitution, as the name suggests, it means quality of oneness. Unitary means one, quality of oneness is there, okay. Unitary constitution is that form of constitution in which supreme governing authority of a state is concentrated in a single place. एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल जगह पे या एक सिंगल बॉडी ऑफ पीपल के अंदर जो होती है हमारी अथॉरिटी होती है, गवर्निंग अथॉरिटी। आर.डी. जेटल बोलते हैं कि यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट जो होते हैं वो अपनी सारी गवर्नमेंटल पावर डेलीगेट कर देते हैं टू द नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट फिर क्या करती है, वो सब डिविजन्स क्रिएट करती है या डेलीगेट करती है पावर टू द स्टेट्स जो उसको सही लगता है। वो चेंज कर सकती है बाउंड्रीज एंड पावर्स ऑफ द स्टेट एज अ डीम्स फिट, ठीक है। एंड कैसे कर सकती है, वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट के थ्रू कर सकती है। तो इसके फीचर्स हम क्या क्या देख सकते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के। सिंगल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। अनलाइक फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है, वो स्टेट का तो होता ही है बंदा, मतलब सिटीज़न, बट साथ में वो यूनियन का भी सिटीज़न होता है, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द unitary constitution is efficiency in defense and foreign affairs. Since a single person or a single body of person has the power of defense, what they can do is in the times of emergency they don't need to ask the states for their cooperation. They can direct the state to cooperate with them, एंड सारी मिलिट्री पावर्स जो होती है वो उनके पास होती है। तो वो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी उनको ऑर्डर्स डायरेक्टली दे सकते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वुड बी द इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट को हम मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि अगेन पावर एक बंदे के हाथ में होती है। एंड इससे जो है हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना कि हमारा जो पावर है,
हमारे जो ऑर्डर्स है वो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को देगी, राइट। इस चेन में इंफॉर्मेशन पास होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि जो गवर्नमेंट है वो सिंगल होती है, उसके पास पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, अपना कोई सा भी लॉ पास करा सकता है, ठीक है। तो इतना डिबेट नहीं होता है लॉ पे, जिसकी वजह से जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे चाहे जब चाहे इसको चेंज कर सकती है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हम पहले तो हम ये देखते हैं कि फेडरल वर्ड क्या होता है। फेडरल वर्ड जो है हमारा एक लैटिन टर्म से आया है, फोइडस, विच मीन्स अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द नेशंस। फेडरल स्ट्रक्चर एक ऐसा अग्रीमेंट होता है बिटवीन द स्टेट्स कि हम साथ में आएंगे। क्यों आते हैं वो? बिकॉज हम देखें तो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनके पास थोड़ी सी मिलिट्री है। जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं उनके पास ये डेंजर होता है कि कोई भी कंट्री आके उन्हें अटैक कर सकती है। दैट्स वाई मैनी कंट्रीज, मैनी नेशंस, दे कम टुगेदर एंड वो एक पैक्ट बनाते हैं, एंड वो एक नेशन एक अलग से नेशन बन जाता है उनका मिला के, एंड वो थ्रू एन अग्रीमेंट एक फेडरल कंट्री बनाते हैं, ठीक है। जिसमें एक सुपीरियर जो होता है वो यूनियन होता है, एंड देन उसके नीचे अंडर आता है स्टेट्स, ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक फॉर्मल एज स्टेटेड नेशनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट अफेक्ट्स द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है गवर्नमेंट के, उसके रिलेशंस विद द स्टेट्स, एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन जो है वो किस टॉपिक्स पे लॉ बना सकता है, स्टेट किस टॉपिक पे लॉ बना सकता है। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये लिमिट कर देता है पावर गवर्नमेंट की, ठीक है। हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं बाय ए अप्पादोराय। A federal state is one in which there is a central authority that represents the whole and acts on behalf of the whole in the external affairs, and such internal affairs are held to be of common interest. Okay. And in which there are provincial or state authorities with powers of legislation and administration within the sphere allotted to them by the constitution. इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है it defines the sphere in which they govern. इनका लिमिटेड एरिया होता है, nobody can encroach upon the area given to them by the constitution. Okay. In this constitution, supreme power is divided between the central and the state government. Hence, we can say that one of the characteristics of federal constitution is division of powers, and both the government is independent in their domain. Independent होती है अपने अपने डोमेन में, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। As I said, division of power is one of the characteristics. Then there is division of sovereignty, ठीक है। नेशनल और स्टेट यूनिट्स के बीच में sovereignty डिवाइडेड होती है। देन देर इज़ डुअल सिटीजनशिप। सिटीजन्स जो होते हैं वो यूनियन के पार्ट तो होते ही हैं, बट वो स्टेट के भी पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। देन देर इज़ डुअल रिप्रेजेंटेशन। लेजिस्लेचर जो होता है वो बाईकैमरल होता है, ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इन अ फेडरल स्ट्रक्चर वो सुप्रीम होता है, दैट इज़ की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं ये बाउंड होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टेटेड। इनका स्फेयर जो है वो लिमिटेड होता है, ये किसी और के एरिया में एनक्रोच नहीं कर सकते हैं। इनका इन्फ्रिंजमेंट इज़ नॉट टॉलरेटेड बाय द जुडिशरी। देयर इज़ जुडिशरी ऑल्सो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अनदर फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिडिटी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिजिड होता है, एंड स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर थ्रू अ स्पेशल प्रोसीजर ही अमेंड किया जा सकता है, एंड ये स्पेशल ऑर्डिनरी लॉ की तरह अमेंड नहीं होता है। नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन, इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल? ये टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।
तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। एंड अगर आपने इस पे कोई केस लॉ पढ़ा है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी गिविंग यू अ फ्यू केस लॉज regarding the same in my next video. Thank you so much for watching my channel. If you found this video informative, if you find my explanation informative, or if you have any criticisms regarding my teaching, you can comment that and I will try to improve myself. Thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe for further videos. Thank you.